नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में हम लोग आज उपस्थित हैं 8वीं श्रृंखला के साथ। इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका जो कि भाग 5 में था, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, उसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, अन्य मंत्री और महान्यायवादी के बारे में प्रश्नों के माध्यम से सीखा। आज इस श्रृंखला में हम लोग संसद संघ की विधायिका, ये भी भाग 5 में है, लेकिन ये अध्याय 2 में है और ये आर्टिकल 79 से 123 इनके मध्य है। तो वैसे तो संसद का ये बहुत ही विस्तृत स्वरूप है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है वीडियो का। तो इसमें हम लोग देखेंगे लोकसभा, उसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के महत्वपूर्ण राज्यों में जो सीटें निर्धारित की गई हैं जनसंख्या के आधार पर, उनके बारे में देखेंगे और अनुच्छेद 330 के अंतर्गत एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, उसको देखेंगे, परिसीमन आयोग को देखेंगे और लेटेस्ट संविधान संशोधन 104वां जो किया गया है उसे देखेंगे। इसके अलावा संसद सदस्यों की योग्यताएं और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सारी चीज़ों का प्रावधान आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे। तो पहला प्रश्न आज है हमारा, भारत में किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ की गई, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था सर्वप्रथम केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा अब केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर, ये जो कि पहले से केंद्रीय विधान परिषद के नाम से चली आ रही थी, इसके स्थान पर अब द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्य परिषद, जिसको उच्च सभा कहते हैं, जो आज राज्यसभा है, और विधानसभा या निम्न सदन का गठन किया गया। इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संविधान ने संसद कहा। इन दो द्विसदनात्मक व्यवस्था को संसद कहा, जिसके लिए राज्यसभा एवं लोकसभा नाम प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? तो वास्तविक सदस्य संख्या 545 है। हालांकि अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक सदस्य संख्या है वो 545 ही है। तो इसका हम प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत मूल संविधान में लोकसभा में 500 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 525 तथा 31वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1974 में किया गया था, बढ़ाकर 545 कर दी गई। परंतु 1987 में जब गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम आया तो यह व्यवस्था की गई कि अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस समय वर्तमान में जो वास्तविक सदस्य संख्या है वो 545 ही है। तो हमने इसमें इस प्रश्न के माध्यम से ये सीखा कि जो वास्तविक सदस्य संख्या थी लोकसभा की वो 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन पहला संशोधन जो हुआ था 7वां संशोधन, उसमें इसकी सीट बढ़ा करके 525 कर दी गई। फिर उसके बाद में 31वें संशोधन द्वारा इसकी संख्या 545 कर दी गई, जो कि आज तक यथावत है, लेकिन अधिकतम 552 तक हो सकती है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। 545 में राज्यों में 530 है और संघ राज्य क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरीज में 13 हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 2 सदस्य हैं। लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन किया गया है, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि चूँकि एंग्लो इंडियंस जो 2 सदस्य राष्ट्रपति नामांकित करता है, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो संशोधन करके उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अभी 84 सीटें जो है आपके अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो हमें ध्यान रखना है 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कानूनी प्रावधान। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में
SC/ST की सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 330 में किया गया है। मूल संविधान में ये व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी। ठीक है, मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया था पूर्णतया, तब उस समय जो व्यवस्था की गई थी 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया जाता रहा। अब जो अभी 95वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके आधार पर ये व्यवस्था 2020 में समाप्त हो रही थी, यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 2020 तक ये व्यवस्था समाप्त हो रही थी। तो इसीलिए 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 के अंतर्गत जो ये संशोधन होता है, चाहे वो एंग्लो इंडियंस का हो चाहे इसका हो, वो अनुच्छेद 334 में इस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। संशोधन करके आरक्षण का प्रावधान 80 वर्ष के लिए जो है अब बढ़ा दिया गया, जो कि 25 जनवरी 2030 में समाप्त होगा। ठीक है, तो ये हर 10 वर्ष मतलब जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब ये 80 वर्ष तक आरक्षण ये बना रहेगा। 25 जनवरी 2030 को 80 वर्ष पूरा होगा। ठीक है, और 2008 से पूर्व जो इसकी सीट संख्या थी, 2008 से पूर्व ये 79 SC वर्ग के लिए और 40 ST वर्ग के लिए आरक्षित सीट थी 2008 से पहले। यानी परिसीमन आयोग 2002 का जो सिफारिश आई थी वो लागू हुआ था 2008 में, तो उससे पूर्व जो व्यवस्था थी उसमें जो है सीटों को, आरक्षण की सीटों को परिवर्तित किया गया था परिसीमन आयोग 2002 द्वारा, तो उसको बदल करके अब जो है 84 और 47 कर दिया गया, जो पहले कितना था 79 और 40। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1989 में आया था, इसमें मताधिकार जो मत देने जो वयस्कों की आयु थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक संशोधित नहीं की जाएगी? तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। और बाकी के प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का मौलिक अधिकार जो कि किया गया था। 86वां संविधान संशोधन याद रखना, हमने इसको कई बार पढ़ा है। तो ये आर्टिकल 21A बढ़ा करके शिक्षा के मौलिक अधिकार को 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए किया गया। 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था, ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई आर्टिकल 338 के लिए। इसमें 338A जोड़ दिया गया, लेकिन जो मूल रूप से राष्ट्रीय आयोग था वो SC के लिए था, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बना हुआ था। लेकिन बाद में 89वें संशोधन द्वारा अब ST के लिए अलग से पृथक कर दिया गया, पहले SC के आयोग में ही शामिल था। और 91वें संविधान संशोधन जो 2003 था, ये दल बदल की व्यवस्था को कड़ा किया गया। हालांकि दल बदल व्यवस्था 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ करके उसमें किया गया था, लेकिन 91 में इसकी व्यवस्था को और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया, यानी कि अब दल बदल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। परिसीमन आयोग 2002 में किन 2 राज्यों में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 2-2 सीटें आरक्षित की गई? परिसीमन आयोग 2002। हालांकि परिसीमन आयोग अब तक 4 आयोग स्थापित हो चुकी हैं, तो उसमें जो चौथा परिसीमन आयोग था 2002 का, इसमें पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 2-2 सीटें आरक्षित की गई। तो ये मेघालय और कर्नाटक राज्य में की गई, मेघालय और कर्नाटक में। अब केवल 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 10 राज्यों में नहीं है। तो अब इसमें 10 राज्यों में कौन कौन से हैं? 6 तो यही हो गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में ST का आरक्षण नहीं है, SC का आरक्षण है। और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, 6 तो ये राज्य हो गए, 7वां अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, तो इस तरीके से 10 राज्य हो गए। हालांकि 11वां राज्य जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर चूँकि इसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, यूटीज में आ गया है, तो अब जो है राज्य सिर्फ 10 ही बच रहे हैं इस प्रकार से, जहाँ पर ST का आरक्षण नहीं है। अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग बनाए गए? तो अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग बनाए गए। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बनाया गया था,
यानी ये 10 हर जनगणना के जो आंकड़े आते हैं उसके बाद परिसीमन आयोग बनाने का प्रावधान किया गया था। तो 1951 की जनगणना के बाद 1952 में बनाया गया, फिर 10 वर्ष बाद 1962 में बनाया गया, फिर अगले 10 वर्ष बाद 1972 में बनाया गया। लेकिन इसके बाद जो है शायद इंदिरा गांधी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने परिसीमन आयोग को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और तब से परिसीमन आयोग नहीं गठित हुए। लेकिन फिर बाद में 2002 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तो उन्होंने 2002 में एक परिसीमन आयोग गठित किया और उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि जो है अब 2026 तक जो है ये जो सीटें हैं लोकसभा और इसकी ये सब यथावत बनी रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 2002 परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें थी वो 2008 में लागू हुई थी। ठीक है, 2008 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थी। और इस परिसीमन आयोग के अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो देखो अध्यक्ष अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित प्रावधानों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। संसद सदस्य की अयोग्यता यानी निरर्हता, तो इस पर हमें विचार करना है। अनुच्छेद 102 में वर्णित संसद सदस्य की निरर्हता का अंतिम विनिश्चय लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति करेगा, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, इसलिए डी वाला ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इसका हम ये समझते हैं, इसका जो है व्याख्या। अनुच्छेद 102 के तहत निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति निरर्हता डिक्लेयर करता है। 102 के तहत जो हमारा स्टेटमेंट ये था, क्या था, अनुच्छेद 102 में वर्णित संसद सदस्य की निरर्हता का अंतिम विनिश्चय लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बल्कि कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयोग के राय पर। और दूसरा है दल बदल के आधार पर, तो दल बदल के आधार पर कौन करेगा, वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्योंकि दल बदल तो जो है पार्टियों का है, तो पार्टियों का दल बदल है तो लोकसभा उससे जो है रिलेट करेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, दल बदल शब्द आए तो उसकी निरर्हता लोकसभा अध्यक्ष जो है करेगा और राज्यसभा में जो है सभापति करेगा। किस लोकसभा का कार्यकाल आपात की उद्घोषणा के कारण 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो ये 5वीं लोकसभा के दौरान इमरजेंसी लागू हुई थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय इसका कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु इसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। जबकि आपात की उद्घोषणा में संसद विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, एक बार में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि देखा हमने 5वीं लोकसभा में इसे 2 बार बढ़ाया गया था जो 1 वर्ष के लिए था। परंतु संकट काल की समाप्ति पर, यानी कि संकट काल जब समाप्त हो जाए, यानी उद्घोषणा आपातकाल की वापस ले ली जाए, तो इसे 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 माह तक ही ये लागू रहेगा अगर आपातकाल को वापस ले लिया गया, तो इससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है वैसे, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिला सकता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं दिलाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है न शपथ दिलाता है इन संसद सदस्यों को, ना खुद जो है लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 99 में ये व्यवस्था की गई है कि संसद सदस्यों के शपथ के बारे में इस दिया हुआ है कि इसमें दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति ग्रहण कराता है। ठीक है, परंतु आमतौर पर प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन के बाद, प्रत्येक जो आम निर्वाचन होता है उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है और जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। पहले तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भाई राष्ट्रपति के पास इतना कहाँ समय है कि जो है सभी 545 सदस्यों को जो है शपथ दिलाए, तो इसलिए जो है वो एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है और उसको शपथ दिलाता है, फिर वही जो है सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ऐसा प्रावधान है। और ये प्रोटेम स्पीकर कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये एक व्यवस्था की गई है
संविधान में जो व्यवस्था है राष्ट्रपति के बारे में किया गया है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तो उस राष्ट्रपति ने इस पावर का प्रयोग किया है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक। 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो थे वो वीरेंद्र कुमार नियुक्त किए गए थे। कौन? वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार के बारे में देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। और जो 17वीं विधानसभा का जो स्पीकर है ओम बिरला, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये कोटा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष संबंधित निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व वो स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देता है, बल्कि किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, और वाइस वर्सा, उपाध्यक्ष राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये कथन सही है, वरना सभी सदस्य वहाँ पर जो हैं उन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसके या तो वो इस्तीफा दे दे, या फिर कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाए, या फिर उसे लोकसभा हटा सकती है। लोकसभा में संकल्प विचाराधीन होने पर वो अध्यक्षता नहीं कर सकता, परंतु सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए इसमें बी वाला सही होगा। ठीक है। अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये हमने देख लिया। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले लोकसभा अध्यक्ष, अब कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी बने? तो ये नीलम संजीव रेड्डी हुए हैं। देखो, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे लोकसभा के। और एम अनंत सैनयम जो थे आयंगर, ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है प्रथम लोकसभा के कार्यकाल के दौरान, तो इन्हें बनाया जाता है, लेकिन ये दोबारा फिर से जो है दूसरे कार्यकाल में ये अध्यक्ष बनते हैं। और पी ए संगमा जो है ये पहले जनजातीय अध्यक्ष थे, वही चीज़ यहाँ दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ अलग से नहीं ग्रहण करता है, बल्कि उसे जो है प्रोटेम स्पीकर या राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कराता है। उसके बाद ही जो है चुनाव होता है, जब शपथ ग्रहण कर लेते हैं तभी उसके बाद ही जो है, क्योंकि उस समय तक प्रोटेम स्पीकर ही सर्वे सर्वा होता है, सदन का जो अध्यक्ष होता है, तो फिर बाद में अध्यक्ष का चुनाव होता है। उनमें से ही मतलब चुने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सब सहमत बनती है उनको चुन लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति यानी 108 अनुच्छेद में बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, परंतु उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार स्पीकर को है, ये भी सही है। ठीक है। या फिर अगर मान लेते हैं स्पीकर नहीं है, उसकी जगह डिप्टी स्पीकर काम कर रहा है, तो डिप्टी स्पीकर का भी यही होता है, कास्टिंग वोट ही देता है, अपना मत वैसे नहीं करेगा। निर्णायक मत जब विभाजन बराबर होगा तभी करता है कास्टिंग वोट। तो इसलिए ये तीनों सही है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियां जो जितनी वैसे तो संसदीय समितियां जो है कुछ अलग जो है दोनों सदनों के लोगों से मिलकर बनती है, लेकिन कुछ समितियां होती हैं जो सिर्फ लोकसभा की ही होती हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इन संसदीय समितियों की सभापतियों को नियुक्त करता है। सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति के साथ साथ वो उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है तथा कार्य मंत्रणा, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति इसका अध्यक्ष स्वयं स्पीकर होता है। लोकसभा कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अब देखिए यहाँ लोकसभा की शक्तियों के बारे में, कार्यपालिका क्या है? जो सरकार है वो कार्यपालिका है। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बजट अस्वीकार करके, निंदा प्रस्ताव करके, और विश्वास प्रस्ताव नहीं। तो इस विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है। तो ये तीन, इसमें तीनों सही होंगे।
तो इसलिए 1, 2, 3 ये सही हैं। और विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमको। अब इसमें दी गई है लोकसभा की सीटें और इधर संबंधित राज्य। तो 48 सीटें महाराष्ट्र में। देखिए सबसे पहले नंबर पर यूपी आता है। यूपी में सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 80। इसके बाद में 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, 40 सीटों के साथ बिहार तीसरे नंबर पे, 39 सीटों के साथ तमिलनाडु चौथे नंबर पे। तो कुछ आजकल प्रश्न इस तरीके से भी आने लगे हैं। लोकसभा में 2-2 सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी लोकसभा सीटें 2-2 हैं। ठीक है, ये वाला सही होगा। अभी कौन कौन है देखते हैं। तो 5 राज्य हैं 2-2 सीटों वाले, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। यानी गोवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 राज्य जो हैं वो सब जो है पूर्वोत्तर के हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और इनमें से 3 राज्य, भाई उधर 7 राज्य हैं, तो इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें सदस्यों की लोकसभा सीटें 1-1 हैं। मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम। सिक्किम को तो ध्यान ही रखना है क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या 60 लाख है, तो ये जो है इसकी सीट 1 ही होगी। इसके अलावा हमें मिज़ोरम और नागालैंड याद रखना है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इनकी 2-2 सीटें हैं। और दिल्ली में यूटीज की 7 सीटें हैं और सभी इसके अलावा सभी 1-1 हैं। तो इस तरीके से अभी तो फ़िलहाल जो है पुराने आंकड़े के अनुसार ही ये पढ़ा जा रहा है, लेकिन अब चूँकि जम्मू कश्मीर को और जो है लद्दाख को अलग यूटीज बना दिया गया है, तो उसके आंकड़े रिवाइज होकर आएंगे, तो तब हम देखेंगे इस चीज़ को। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का सर्वाधिक आरक्षण वाले राज्यों का समुच्चय है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक आरक्षण है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित उत्तर प्रदेश में 17 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित हैं। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और तमिलनाडु में 7 सीटें और बिहार में 6 सीटें। और अगर अनुसूचित एसटी के लिए देखें तो एसटी के लिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 6 सीटें आरक्षित हैं। इसके बाद झारखंड में 5, उड़ीसा में भी 5 है, महाराष्ट्र में 4 हैं, छत्तीसगढ़ में भी 4 हैं और गुजरात में भी 4 हैं। तो इस तरीके से ये अगर हम कुछ क्रम याद रखते हैं तो ये प्रश्न में परीक्षा में संभावना है आने। लास्ट प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं, 17वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गईं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आजकल जो है महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि लोकसभा की वो कौन सी महिला सांसद है जो सबसे युवा है, यानी उसकी उम्र 25 साल एंड कुछ महीने का है, वो जो है सांसद सदस्य बन करके गई है और कहाँ की है, किस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। तो ये 78 सदस्य महिला सांसद सदस्य जो कि अब तक के लोकसभा के इतिहास में ये जो है बहुत ही रोचक रहा है। कुल 543, जिसमें 2 नामांकित अलग से इनको छोड़ दिया जाए तो 543 सदस्यों में से 78 सीटों के साथ लगभग 14% है। कितना परसेंट बनता है? 14%। आज़ादी के बाद ये सर्वाधिक सीटें हैं और इसके पहले 16वीं लोकसभा में 62 सीटें महिलाओं की थी। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल के सेशन में हम लोग राज्यसभा देखेंगे, संसद में जो है, और उसके अलावा कुछ अन्य जो इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से किए जाने वाले जितने विधायन के कार्य हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन के माध्यम से किया जा रहा है, हमारा ये सिलेबस कंप्लीट करने का ये प्रयास अगर सराहनीय है, तो आप लोग कृपया जो है लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है हमें अप्रिशिएट भी कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद और शेयर भी करते रहिए साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।